Yes. So we'll start with the new chapter, that is laws of motion. बरं, तो first definition is inertia. The definition is the property of a body to maintain its state of rest or uniform motion by itself is called inertia. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करेगा, मोशन में आना नहीं चाहेगा. और अगर कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पर आना नहीं चाहेगा. इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का पहला जो लॉ है वो इसी इनर्शिया की प्रॉपर्टी के साथ डील करता है. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पर, जिसे कहते हैं फोर्स. What is force? So force is the external agency which changes or tries to change the state of rest or uniform motion of a body is called force. That means कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर से उसको मोशन लाने की कोशिश करेगा, वो एक्सटर्नल एजेंसी कहेंगे हम फोर्स. और एल्स कोई अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रेस्ट पर नहीं आना चाहेगा. बराबर. तो जब हम एक्सटर्नल एजेंसी से उसे प्रोवाइड करेंगे तो शायद से वो यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पर भी आ सकता है. बराबर. तो दूसरी बात, ऐसा जरूरी है कि हर बार रेस्ट से मोशन में आ गया कि मोशन से रेस्ट पर आ गया. कभी कभी रेस्ट का ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, इसीलिए हमने लिखा है ट्राइज टू चेंज. मतलब आप समझो, एक चेयर को आपने पुश या पुल किया तो रेस्ट मोशन में आ गया. हाँ. बराबर. जो बॉल होगा वो रोल होता होगा ग्राउंड पर, वो मोशन में होगा, उसको आपने फोर्स प्रोवाइड किया तो स्टॉप हो गया. हाँ. लेकिन वॉल है वो रेस्ट पर है और वॉल को आप पुश करो या पुल करो तो क्या वॉल मूव होगा? नहीं. दैट मीन्स कि आपने फोर्स नहीं दिया. नहीं, फोर्स तो दिया था लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मूव करना पॉसिबल नहीं है. तो रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा, इसलिए हमने लिखा है ट्राइज टू चेंज. हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि चेंज होगा, बट ट्राइज तो हम कर ही सकते हैं. ठीक है. सो ये था फोर्स का डेफिनेशन. फिर सेकेंड पॉइंट देखो इसमें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स. न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, जबकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है दैट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा. डन. सबको समझ में आ गया यहां तक? चलिए, तो फिर नया क्वांटिटी देख लेते हैं. तो इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम. What is linear momentum? तो linear momentum is a product. किसका प्रोडक्ट? मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. तो कोई भी अगर मास और लीनियर वेलोसिटी का, जब भी हम मास और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट को कहेंगे लीनियर मोमेंटम. एंड लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी वेक्टर. पी वेक्टर इज m इंटू वी वेक्टर. ठीक है. सो इट्स SI यूनिट विल बी kg इंटू मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. And its dimension formula is given by m1 l1 t minus 1. And the last point is linear momentum gives more information than linear velocity. Linear momentum gives more information than linear velocity. ये समझने के लिए आप देखो तो linear velocity एक क्वांटिटी है, लेकिन linear momentum के अंदर दो क्वांटिटी आ जाता है, मास और वेलोसिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो तो बुलेट और कैनन बॉल लो, तो बुलेट का मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन कैनन बॉल का मास ज्यादा, वेलोसिटी कम. इसलिए लीनियर मोमेंटम जो है वो आपको दो इंफॉर्मेशन देता है. क्लियर? चलिए, तो आगे देख लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. द स्टेटमेंट इज the rate of change of linear momentum of a body is proportional to the external force exerted on a body and it takes place along the direction of applied force. तो इस स्टेटमेंट का अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो ये रहा कि the applied external force is directly proportional to the rate of change of linear momentum and the direction of change in momentum is in the direction of applied force. ठीक है. Now to remove this proportionality we have to place one proportional constant and that proportional constant is k and here k value is equals to 1. So we can say f vector equals to delta p vector by delta t. ठीक है. फिर अगर ऐसा यूनिट वगैरह देखना है तो देख लेते हैं. तो kg यहाँ पर डेल्टा p का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसे न्यूटन भी कहते हैं SI यूनिट में. फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन. CGS यूनिट में आप देखो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि डाइन भी हो जाएगा. ठीक है. सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज नोन एज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज नोन एज डाइन.
देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज गिवन एज m1 L1 T माइनस 2। ठीक है, ये पता चल गया सबको। फिर आप देखो तो यहाँ पर P इक्वल्स टू mv जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किया है, वो P वेक्टर का इक्वेशन आप यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू वी वेक्टर अपॉन dt। उसमें से अगर मास कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकालो तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का। द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। सो वी गेट द फाइनल इक्वेशन F वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू a वेक्टर। ठीक है, चलिए तो फिर कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं 1 न्यूटन फोर्स का। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट एक्सर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। अगर कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है और उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने से अगर उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है तो उसे कहेंगे 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो सिमिलरली 1 डाइन क्या होता है, 1 डाइन का फोर्स मतलब नथिंग बट फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम इज कॉल्ड 1 डाइन फोर्स। यानी अगर मेरे पास कोई बॉडी है और उसे आपको एक्सेलरेट करवाना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे उस फोर्स का नाम हो जाएगा 1 डाइन फोर्स। ठीक है, तो फिर ये न्यूटन और डाइन का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, सो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये होता है उसका रिलेशन। ठीक है, फिर अगर आप आगे देखो, सो द रिलेशन F वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू a वेक्टर इज वैलिड ओनली इफ मास m इज कांस्टेंट। यानी ये इक्वेशन F वेक्टर इक्वल्स टू m a वेक्टर हर बार ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मूला में मास आता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगा तो ये इक्वेशन वैलिड। जबकि हमने अभी दूसरा इक्वेशन जो लिखा है ये वाला फोर्स का, कि द रिलेशन F वेक्टर इज dp वेक्टर बाई dt इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि उसके अंदर मास का ऐसा कोई कंडीशन आता ही नहीं जो वेरी हो सके। इसलिए हम F वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर बाई dt को ही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया, और दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ। बराबर, सबको क्लियर इतना पोर्शन? चलो, थैंक यू।